हेलो बच्चों, नमस्कार। थर्मोकेमिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम बेसिकली देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो आइए हेडिंग डालते हैं। क्या टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम किसे बोलते हैं बेटा, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, बट मैं लिख देता हूं। द हीट रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज हीट या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, है ना। जैसे मान लो लिखा गया 2a प्लस बी फॉर्म्स A2B। तो यहां पे जो लिखा है डेल्टा HR, मान लो लिखा है 100 किलो जूल पर मोल। ये जो 100 किलो जूल पर मोल है बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मैं इसके बारे में आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं। ठीक है, चलिए फिर। अब जब यहां तक हमको समझ में आ गया, अब हम आइए देखते हैं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। ठीक है बेटा, अब आप एक बात समझो। डिपेंडिंग ऑन डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि रिएक्शन किस तरह का हो रहा है, उसके हिसाब से हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैटेगराइज करते हैं। मेरी बात को आप ध्यान से समझना। जैसे हो सकता है किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा हो, किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस का कंबशन हो रहा हो, किसी रिएक्शन में हो सकता है न्यूट्रलाइजेशन हो रहा हो। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन किस तरह की हो रही है, हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ कंबशन, सॉरी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, और अगर, अच्छा, इसका सिंबल क्या होगा, डेल्टा HF। डेल्टा माने चेंज, H फॉर एंथैल्पी, F फॉर फॉर्मेशन। ठीक है, और अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा HF नॉट। ठीक है, और बेटा एक बात जान जाओ, अगर कंडीशंस मेंशन नहीं रहेंगी, देन द कंडीशन हैज टू बी अज्यूम टू बी स्टैंडर्ड। मैं लिख देता हूं क्या, इफ द कंडीशन is not mentioned, comma, sorry, चला गया, if the condition is not mentioned, assume it to be standard। ठीक है, तो आइए देखते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है। अब आप एक बात समझना बेटा, थर्मोकेमिस्ट्री में डेफिनेशंस का बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। मेक श्योर कि थर्मोकेमिस्ट्री में जो डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को आप एज इट इज दिमाग में रखना, बिकॉज ऑल दीज डेफिनेशंस, मैं खुद से नहीं दे रहा हूं, ऑल दीज डेफिनेशंस हैव बीन प्रपोज्ड बाय IUPAC। तो मेक श्योर ये डेफिनेशंस जो है आपको एज इट इज याद करना है। तो मैं लिखता हूं, ध्यान से बेटा। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of a substance is formed from its constituent elements in their standard reference state is known as enthalpy of
formation of that substance। ठीक है, पहला पॉइंट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को मैं डेल्टा एच एफ से लिख रहा हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो आइए समझते हैं क्या कह रहा है बेटा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, समझो। कह रहा है इट इज द एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज कब बेटा? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जिस भी सब्सटेंस का मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, उसका कितना बनना चाहिए बेटा? उसका बनना चाहिए 1 मोल। कितना बनना चाहिए? 1 मोल। और वो भी किससे बनना चाहिए बेटा? वो भी बनना चाहिए उस सब्सटेंस में प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से। और वो भी एलिमेंट्स किसमें हो? स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट में। तो क्या कह रहा है बेटा? एंथैल्पी चेंज कब? जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बने। और वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस भी किससे बने? वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने। और कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स भी किसमें रहे? स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स भी किसमें रहे? स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट। तो यहां पे हमको सबसे पहले क्या पता करना होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट, इसका मतलब क्या होता है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और क्या लिखा है बेटा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अभी हम ये आगे देखेंगे कि ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा। ठीक है ना, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब ये जो स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट है, इसका मतलब क्या होता है, मैं लिखता हूं। जनरली द स्टैंडर्ड reference state of an element is its most stable allotropic form under standard condition। क्या कह रहा है बेटा? स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट क्या होगा किसी एलिमेंट का? उस एलिमेंट का जो मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म होगा, उस एलिमेंट का जो मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म होगा स्टैंडर्ड कंडीशन में, उसी को हम इन जनरल क्या बोल देंगे? स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट। देखो यहाँ पे जनरली लिखा है, मतलब यहाँ पे एक दो एक्सेप्शंस रहेंगे जो कि हमें दिमाग में रखना जरूरी होगा। मैं लिख देता हूं अभी से ही ताकि आपके दिमाग में रहे। एक्सेप्ट द केस ऑफ फॉस्फोरस। वो केस मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के लिए अलग से। पहले आइए देखते हैं जनरली स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट देख लेते हैं एलिमेंट्स का क्या क्या होता है। ठीक है, तो आइए मैं क्या लिख रहा हूं, सम स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, समझना बेटा। जैसे हाइड्रोजन ये H के फॉर्म में भी रहता है, H2 के फॉर्म में भी रहता है, हालांकि इसका स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट क्या है? H2 गैस। ऑक्सीजन का O2 गैस। आपको पता है ऑक्सीजन O के फॉर्म में भी होता है, O3 के फॉर्म में भी होता है, O2 के फॉर्म में भी होता है, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2 गैस के फॉर्म में। ऐसे ही फ्लोरीन का F2 गैस होगा बेटा, फ्लोरीन का Cl2 गैस होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, ब्रोमीन जो है बेटा वो स्टैंडर्ड कंडीशन में, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस और 180 टेम्परेचर पे इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। आयोडीन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। श्योर? चलिए फिर। अच्छा, कार्बन का स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। कार्बन का स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट क्या होगा? ग्रेफाइट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सिमिलरली सल्फर का स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट क्या होगा? S8। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक सल्फर। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्थोरोम्बिक सल्फर। ठीक है ना? और ये किस फॉर्म में होता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट। ये सब एग्जांपल्स आपको दिमाग में एज इट इज रखने हैं।
मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। टिन का क्या होगा? व्हाइट टिन इज येट अगेन सॉलिड। ठीक है। मेटल्स में क्या होगा? ऑल मेटल्स इन देयर मोनोएटॉमिक सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी लिक्विड। जितने भी मेटल्स हैं उनका स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा? उसका मोनोएटॉमिक सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी, जिसका Hg लिक्विड के फॉर्म में होगा। मतलब जैसे मान लो जिंक है तो जिंक सॉलिड, ठीक है ना, कैडमियम सॉलिड, कॉपर सॉलिड, पैलेडियम सॉलिड, आयरन सॉलिड एक्सेट्रा। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल आपको मैं और दूं। फास्फोरस का स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट होगा वो P4 होगा। इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट फास्फोरस सॉलिड। अब आप एक बात समझना बेटा, अभी तक ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे ऊपर, उन सभी में जो रेफरेंस स्टेट है वो उस एलिमेंट का मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म है। उस एलिमेंट का मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म को क्या माना गया? स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट। हालांकि अगर मैं फास्फोरस की बात करूं, फास्फोरस में थर्मोडायनेमिकली द स्टेबिलिटी ऑफ allotropes of phosphorus is white, व्हाइट से ज्यादा रेड, रेड से ज्यादा ब्लैक। क्या कह रहा है बेटा? अगर मैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देखूं फास्फोरस के एलोट्रोप्स की, तो सबसे स्टेबल होता है व्हाइट, सबसे स्टेबल होता है रेड फॉस्फोरस, सॉरी ब्लैक फॉस्फोरस, आई एम सॉरी। सबसे स्टेबल क्या होता है? ब्लैक फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस इज द लीस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। लेकिन फिर भी व्हाइट फॉस्फोरस को क्या माना गया? स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट। का क्या रीजन है? इसका रीजन ये है बिकॉज व्हाइट फॉस्फोरस इज वेरी इजी टू प्रिपेयर while black phosphorus is very difficult to prepare। मैं लिख देता हूं, white phosphorus is considered as standard because it is easy to prepare या easy to reproduce। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है बेटा, तो आप लोग फॉस्फोरस वाले एग्जाम्पल को टिक कर लो। बाकी सभी में जो मोस्ट स्टेबल है वही स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट है, सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस को छोड़ के। फास्फोरस में फास्फोरस का जो सबसे लीस्ट स्टेबल है उसको हमने क्या माना? स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब जब ये बात आपको समझ में आ रही है, अब एक बात आप समझना इंपॉर्टेंट। क्या? एज पर आईयूपीएसी कन्वेंशन, आईयूपीएसी कन्वेंशन के अनुसार स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of all elements in their standard state, वही स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट की बात है, is assumed to be zero। क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है एज पर आईयूपीएसी कन्वेंशन, आईयूपीएसी कन्वेंशन के अनुसार जितने भी एलिमेंट्स अपने स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट में है उनका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज अज्यूम्ड टू बी जीरो। ठीक है ना? इसका मतलब क्या? ये जो अभी आपने जो भी लिखा है, इन सभी एलिमेंट्स का ये सभी अपने अपने स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट में है, इसलिए इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? जीरो होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना?
delta HF naught of elements in their standard reference state is what? Is assumed to be 0. This is as per the IUPAC convention. ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लो आप लोग. ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान देनी है, जो कि आगे काम आएंगी. और इन डेफिनेशंस को मैं जो भी बता रहा हूं बहुत ढंग से आप समझो, दिमाग में बैठाओ, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस. मैं ये बात बार बार कह रहा हूं आप लोगों से. ठीक है बेटा, चलिए. अच्छा, मैं एक चीज और लिख दे रहा हूं. ऑल्सो डेल्टा HF नॉट of H plus aqueous is also 0. This is from numerical calculations. ये भी कभी वक्त बेवक्त काम आए तो मुझे थैंक यू बोल देना. ठीक है. चलिए, तो अभी हमने ये सीख लिया स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट क्या होता है. अब वापस आते हैं डेफिनेशन पे. तो क्या कह रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा किसी सब्सटेंस का, जब उस सब्सटेंस का हम 1 मोल बनाएंगे, वो भी उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट. तो आइए समझते हैं. जैसे मान लो मुझे निकालना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 का. कितना मोल CO2 बनाऊंगा? 1 मोल. क्या कह रहा है? व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और वो भी किससे? फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट. कार्बन डाइऑक्साइड के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से? कार्बन और ऑक्सीजन. तो हम किससे बनाएंगे? कार्बन. वो भी किस फॉर्म में लेंगे? ग्रेफाइट के फॉर्म में. और हम क्या लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे इन द फॉर्म ऑफ O2 गैस. तो जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 गैस का. अब मैं बात बार बार बोल रहा हूं, अगर कंडीशन ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट वर्ज्यूम क्या रहेगा? स्टैंडर्ड. क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, जैसे मान लो अगली रिएक्शन मैंने ये दी बेटा, कार्बन अगेन ग्रेफाइट के फॉर्म में. मैं 2-3 रिएक्शन आपको दे रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं. दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन, एक और रिएक्शन दे दूं, चौथी रिएक्शन. जैसे पहले केस में तो आपने लिख दिया कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2. क्या इस केस में, क्या सेकंड केस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को क्या मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकता हूं CO2 का? बोलो. नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन O के फॉर्म में है, ना कि O2 के फॉर्म में है. तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2. क्योंकि डेफिनेशन देखो, 1 मोल CO2 तो बना है अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है. ऑक्सीजन अपने स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है. सिमिलरली थर्ड केस में देखो, कार्बन यहाँ पे डायमंड के फॉर्म में है. तो अगेन जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 का नहीं होगा. जरा फोर्थ एग्जांपल आप देखो. फोर्थ एग्जांपल में देखो, CO2 बन तो रहा है, वो भी ग्रेफाइट और O2 से, लेकिन कितना बना? 2 मोल. तो इन दिस केस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज अगेन नॉट इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस. लेकिन हाँ, अगर मैं इसी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या रिएक्शन 1 तक पहुंच जाएंगे कि नहीं बताओ? इसका मतलब इस केस में क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है कि नहीं CO2 गैस का? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा जी? चलिए आगे बढ़ा जाए. ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं. मैंने लिखा, राइट रिएक्शंस टू फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, पहला SO3, दूसरा फॉस्फोरिक एसिड लिक्विड, और तीसरा एक और ले लो बेटा, इथेनॉल. आइए करते हैं. क्या बनाना है? SO3. हमको 1 मोल SO3 बनाना है, वो भी किससे? S8 से, क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक सल्फर स्टैंडर्ड था, प्लस O2 से. बैलेंस कर लो. ध्यान दो, जो जिसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल रहे हो वो बनना चाहिए 1 मोल. बाकी रिएक्टेंट में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी हो. ठीक है ना? सेकंड,
H3PO4 का 1 मोल, पहले लिखो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हाइड्रोजन प्लस P4 व्हाइट के फॉर्म में प्लस O2 गैस। फिर इसको बैलेंस कर लीजिए। ठीक है बेटा, रिएक्टेंट के मोल्स की चिंता आपको नहीं करनी है, प्रोडक्ट में 1 मोल बनना चाहिए। और ऐसे ही क्या, इथेनॉल, समझ ही गया होगे बेटा आप तो। यहां हमें चाहिए कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस चाहिए, O2 गैस चाहिए, ऑक्सीजन 1 बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन 6 चाहिए और ये ट्वाइस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस केस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन SO3 का। ठीक है, इस केस में जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेटा किसका, H3PO4 का। इस केस में जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H5OH लिक्विड का। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए। श्योर? इन सब चीजों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही ढंग से पढ़ना, बहुत ही ध्यान से पढ़ना। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितना ध्यान दोगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बेटा आगे बढ़ा जाए। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहला एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी। इनफैक्ट स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कम होगी, जिसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लेना, हैज नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। योर ऑप्शंस आर डायमंड, दूसरा ब्रोमीन गैस, तीसरा ब्लैक फॉस्फोरस, चौथा रेड फॉस्फोरस, पांचवा ओजोन गैस और सिक्स्थ ऑर्थोरोम्बिक सल्फर। ठीक है ना? चलो अब जरा देखो बेटा, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं जीरो किसका आएगा। ऑर्थोरोम्बिक सल्फर क्या आएगा, जीरो, पढ़ाई हमने। अब आप एक बात देखो, आपने क्या बोला, थर्मोडायनेमिकली कार्बन सबसे स्टेबल है। अरे ग्रेफाइट के कार्बन के इलेक्ट्रोप में ग्रेफाइट सबसे स्टेबल है, तो डायमंड की स्टेबिलिटी क्या है, ग्रेफाइट से कम है। तो डायमंड की स्टेबिलिटी कम, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा, तो जीरो से ज्यादा आएगी, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया, पॉजिटिव। सिमिलरली ब्रोमीन लिक्विड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, सबसे ज्यादा ब्रोमीन के एलोट्रोप्स में, ब्रोमीन के वेरियस फॉर्म्स में। तो ब्रोमीन गैस की स्टेबिलिटी कम हुई, तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा, जीरो से ज्यादा पॉजिटिव। सिमिलरली ओजोन का भी पॉजिटिव आ गया। अब जरा सोचो आप फास्फोरस वाले केस में, फास्फोरस वाले केस में बेटा स्टेबिलिटी क्या थी, याद करो, व्हाइट, फिर रेड और फिर ब्लैक। अब अगर व्हाइट फास्फोरस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो आया, और रेड और ब्लैक तो देखो, रेड और ब्लैक तो और भी स्टेबल है, तो इनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या आना चाहिए, जीरो से कम आना चाहिए ना, जीरो से कम आना चाहिए ना। तो रेड फास्फोरस का नेगेटिव और ब्लैक फास्फोरस का भी और भी नेगेटिव, मोर नेगेटिव देन रेड फास्फोरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सोचना, समझना और बताना मुझे। क्या ये बात समझ में आ रही है, बताइए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, भाई फास्फोरस में व्हाइट फास्फोरस जो सबसे कम स्टेबल था, उसका हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो माना था ना। रेड और ब्लैक तो और भी स्टेबल है, तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और भी कम होगा, तो जीरो से कम आएगा ना, क्योंकि व्हाइट वाले का तो जीरो माना था। तो रेड का नेगेटिव, ब्लैक का और भी नेगेटिव।
क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा लोग। चलिए फिर ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। सेकंड एप्लीकेशन, टू फाइंड enthalpy या heat of reaction. In fact, for a reaction, enthalpy of reaction is equals to summation of heat of formation of product minus summation of heat of formation of reactant. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक। मानो मैंने लिखा C2H4 plus H2 gas forms C2H6 gas. So enthalpy of this reaction will be what? Enthalpy of formation of C2H6 प्रोडक्ट हो गया, माइनस enthalpy of formation of C2H4 gas plus enthalpy of formation of hydrogen gas. ठीक है बेटा, चलिए, आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर हुई आप लोगों को। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे बढ़ेंगे, और चीजें देखेंगे। इतनी चीजों को आप पढ़ना, रिवाइज करना। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।